नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आकाश त्रिपाठी और आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि मैंने लिखा है, उसने अर्श से फर्श तक का सफ़र तय किया। यानी कि उसने जितना भी शासन किया, उस शासन के दौरान उसने वो सारी ऊंचाइयां प्राप्त की जो एक सुल्तान को करना चाहिए, और साथ ही साथ उस गर्त को भी देखा जो विभिन्न सुल्तानों ने विघटनकारी शक्तियों के समय या परिस्थितियों के दौरान देखा। तो इस प्रकार के एक विस्मयकारी चरित्र से भरे हुए शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1325 से 1351 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 26 साल उसने शासन किया हुआ था। अब पूरे इसके शासन काल को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहला 1325 से 1335 तक का टाइम पीरियड, जब उसने कई अपनी योजनाओं को लागू किया और वो योजनाएं धीरे धीरे करके विफल हुई। लेकिन इसी दौरान जो उसका साम्राज्य है, अब तक के दिल्ली सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसके शासनकाल का ये टाइम पीरियड जो है एक अर्श, यानी इस टाइम पीरियड में उसने आसमान को छू लिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। सबसे पहले विभिन्न इतिहासकारों ने इसे कई सारी संज्ञाएं दी हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहली है अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, और दूसरा है रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी, यानी कि इसके अंदर दोनों प्रकार की चरम अवस्थाएं थी। यानी कि एक तरफ तो ये परोपकार भी करता था और दूसरी तरफ ये रक्त का भी प्यासा था। अधर्मी और धार्मिक, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी। नेक्स्ट, उस समय के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जैसे बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी, फरिश्ता, ये बाद के मुगल काल के प्रमुख इतिहासकार हैं। इन सभी ने इस सुल्तान को अधर्मी घोषित किया है, क्योंकि ये सभी इतिहासकार ज़्यादातर धर्म आधारित थे। धर्म से कह सकते हैं कि इन लोगों का ज़्यादा लगाव था, जिसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने, चूंकि अपने शासनकाल में उलेमा वर्ग के खिलाफ कई सारे कार्य किए, इसलिए इन इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी घोषित किया। नेक्स्ट, इसके समय में कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर, यानी कि ये दो प्रांत आप छोड़ दीजिए, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत दिल्ली सल्तनत में शामिल था। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा और शुरू के इसके जो 10 साल थे, इस समय संपूर्ण भारत दिल्ली सल्तनत में था। लेकिन इसके बाद के काल में बहुत सारा भारत का हिस्सा इसके सल्तनत से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, इसके समय सल्तनत कुल 23 प्रांतों में विभक्त था। तो सबसे पहले हम उस 10 साल का टाइम पीरियड देखते हैं, जिसके समय इसने 5 विभिन्न योजनाओं को लागू किया था, जिनके बारे में बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में वर्णन किया है। लेकिन बर्नी ने इन सारी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से या तिथि के अनुसार वर्णित नहीं किया। खैर, वो सारी योजनाएं हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली है राजधानी परिवर्तन, और ये उसने किया था 1327 में। कारण क्या था? तो इसके कारण में कई सारे इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। जैसे कि बर्नी का मानना था कि देवगिरी का साम्राज्य केंद्र में होने के कारण शासन संचालन में सुविधा होती, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तित की। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम रखा गया दौलताबाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या कहा कि दिल्ली निवासी सुल्तान को निंदनीय पत्र लिख रहे थे।
अतः उन्हें सजा देने के लिए उसने ऐसा किया। यानी कि इब्न बतूता ये कहता है कि दिल्ली के जो प्रमुख निवासी थे वो सुल्तान को बड़े ही अभद्र और निंदनीय पत्र लिखा करते थे। अतः उन्हें सजा देने के उद्देश्य से उसने ये किया कि इनको दिल्ली से बाहर इब्न देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा था, वहां पर स्थानांतरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इस मत के विषय में आधुनिक इतिहासकारों की राय जो है बहुत अच्छी नहीं है। वो सभी इस मत को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो यदि कोई पत्र लिखता भी था तो वो सामान्य जनता नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पहुंच महल तक होना असंभव थी। तो इसलिए जो दरबार के ही लोग रहे होंगे उन्होंने ही, कब हो सकता है कि सुल्तान को इस तरह के पत्र लिखे हों, तो सुल्तान उनको सजाएं दे सकता था, वहीं पर एक राजधानी परिवर्तित करने की उसमें कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इब्न बतूता के इस मत को मान्यता नहीं दी। इसी प्रकार का कुछ मत इसामी का भी था कि वह दिल्ली के लोगों पर क्रोधित था, अतः उन्हें वहां से निकालना चाहता था। नेक्स्ट, कुछ समय बाद कि मेहंदी हुसैन ने, इन्होंने थोड़ा सा अच्छा कंपेरेटिवली अन्य इतिहासकारों के अपेक्षा जो कारण दिया वो ज़्यादा सटीक बैठता है कि दक्षिण भारत में मुसलमानों की कमी के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। यानी कि दक्षिण भारत में भी मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया। और बाद में हम देखते हैं कि दौलताबाद एक प्रसिद्ध मुस्लिम संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरकर हमारे सामने आता है, और बाद में धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य को स्थापित करने में भी दौलताबाद का प्रमुख योगदान रहा। तो ज़्यादातर आधुनिक इतिहासकारों का मानना यह है कि उस समय ऐसा नहीं था कि दिल्ली को हटा करके दौलताबाद को राजधानी बना दिया गया था। उस समय ऐसा था कि दिल्ली और दौलताबाद दोनों साथ साथ प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि दिल्ली के उलेमा व अमीर जो दिल्ली को भूल नहीं पा रहे थे, वो पुनः वापस जाने की जिद करने लगे, और जिद करने के साथ साथ उन्होंने कई सारे प्रयास करने भी शुरू कर दिए। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को विवश होकर उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति देनी पड़ी, तथा जो वहीं रुक गए, ऐसा नहीं सारे चले गए, कुछ वहीं रुक गए, कुछ वापस चले गए। तो जो रुक गए उन्होंने क्या किया कि बाद में इसी प्रशासनिक केंद्र तथा संस्कृति के प्रभाव से बहमनी राज्य के पनपने में सहायता दी। जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि दौलताबाद जो है आगे चल करके बहमनी राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है। तो ये था इसका पहला कार्य। अब बात करते हैं इसके दूसरे कार्य के विषय में। दूसरा इसका कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो इसके कारण क्या थे वो भी विभिन्न इतिहासकारों के जो मत हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं सांकेतिक मुद्रा था क्या। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के, ठीक है, तांबे तथा कांसे के सिक्के चलवाए जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर रखी गई। तो ये एक प्रकार की सांकेतिक मुद्रा रखी गई, यानी कि चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर, ठीक है। लेकिन और ऐसा इसलिए भी किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्योंकि इसके पहले भी प्रयोग हो चुके थे, चाइना में हो चुके थे। कुबलई खान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था और वो काफ़ी वो भी हुए थे, उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न कारणों से सफलता नहीं मिल पाई। कहते हैं कि इसने कुछ चमड़े के भी सिक्के चालू किए थे। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चमड़े के सिक्के चालू करने वाला सुल्तान कौन था, तो याद रखना वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब इसके कारण क्या थे, उसमें विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं, उनको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्नी के बारे में। बर्नी ने क्या कहा? बर्नी का मत है कि सुल्तान विदेशी प्रदेशों को जीतना चाहता था। अभी हम लोग खुरासान अभियान के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसमें वो खुरासान को जीतना चाहता था, यानी कि विदेशी प्रदेशों को जीतना चाहता था। और दूसरा उसने ये भी कहा कि सुल्तान में अत्यधिक अपव्यय की आदत होने के कारण खजाना भी
खाली हो गया था, इस कारण से उसने ऐसा किया। लेकिन एक बाद के विद्वान नेल्सन राइट, इन्होंने क्या कहा कि 1327 से 1330 के बीच दुनिया भर में चांदी की कमी हो जाने के कारण सुल्तान को ऐसा करना पड़ा। यानी कि उस समय पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रखी थी, हर शासक को चांदी की बेहद आवश्यकता थी, लेकिन चांदी कहीं से मिल नहीं पा रही थी। इसी कारणवश सुल्तान ने क्या किया कि इसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन जो आगे चल करके असफल रहा। क्यों असफल रहा? उसका कारण था लोगों की धन लोलुपता। उस समय सिक्के ढालने की जो सिक्के बनाने का जो सिस्टम होता था वो इस प्रकार से था कि कुछ टकसालें थी और उनके साथ साथ जो सुनार की दुकानें होती थी वहां पर भी सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, तो और डिजाइन भी होती थी तो बहुत सिंपल होती थी, कोई ऐसा यूनिक मार्क नहीं होता था जो कि ना बनाया जा सके। तो इसके चलते लोगों ने क्या किया कि अपने जो तांबे और कांसे के बर्तन हुआ करते थे उनको जा करके तुड़वा के सुनार की दुकान में उनको सिक्कों में कन्वर्ट करवा लेते थे और बाद में उनको मार्केट में चला देते थे। तो इसकी वजह से बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को अपने ये सांकेतिक मुद्रा जो उसने चलवाई थी इसको बंद करना पड़ा और ये योजना भी विफल रही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे अभियान के विषय में। इसका जो तीसरा अभियान था वो था खुरासान अभियान। खुरासान अभियान क्या था कि सुल्तान ने एक त्रिमैत्री संगठन बनाया था, मतलब एक विदेशी शासकों से मिल करके एक संगठन बनाया जिसमें थे मोहम्मद बिन तुगलक और मंगोल शासक तरमासरीन जिसका कि ट्रांसऑक्सियाना में शासन था, और मिस्र के शासक। तो इन तीनों ने मिलकर ये इन तीनों ने मिलकर संगठन बनाया जिसको त्रैमैत्री संगठन कहा गया। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि खुरासान को जीत करके बाद में हम लोग आपस में इसको बांट लेंगे। और खुरासान में उस समय जो शासक था वो था अबू सैयद। लेकिन इस योजना में क्या होता है कि ट्रांस आक्सियाना में उसी बीच राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है और जो तरमासरीन यानी कि मंगोल शासक है वो शासक पद से हटा दिया जाता है, जिसके चलते यह योजना विफल हो जाती है। और इस योजना के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3.5 लाख तक सेना भी तैयार कर ली थी और उनको 1 वर्ष का नगद वेतन भी दे दिया था। तो आर्थिक संकट मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में गहराता ही चला जा रहा है, उसकी सारी योजनाएं एक एक करके विफल होती चली जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट तब फिर उसने सोचा कि अब इस सेना का क्या किया जाए, क्योंकि वेतन भी दे चुका था 1 वर्ष का। तो इसीलिए उसने सोचा कि कराचिल जो कि कुमाऊं गढ़वाल एक पहाड़ी इलाका था वो क्षेत्र भी जो है इसके अंडर में नहीं था, तो उसको जीतने का इसने प्रयास किया। और ये क्षेत्र इस प्रकार का था कि वहां से चीन की तरफ से भी इस पर कई सारे आक्रमण होते रहते थे, तो उन पर भी कंट्रोल करने के लिए इस क्षेत्र को जीतना बेहद आवश्यक था। तो चीन की समस्या बहुत पुरानी समय से रही है भारत के लिए। एक कुशाण शासक कनिष्क हुआ जिसने चीन पर भी हथियार हथियार अधिकार अपना किया था चीन के कुछ हिस्से पर, लेकिन उसके बाद से चीन पर कोई भी अधिकार नहीं कर पाया। और इसी कारण से उन सभी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी उसको बाद में असफलता ही हाथ लगी। क्यों हाथ लगी? क्योंकि पर्वतीय स्थानों पर सैनिक जो थे वो वर्षा व बीमारी का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि ये सभी मैदानी क्षेत्र से आने वाले सैनिक थे। इन लोगों को पहाड़ी इलाकों का ना ही उतना ज्ञान था और ना ही उन परिस्थितियों को झेलने की इनके अंदर क्षमता थी, जिसके चलते इन लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। कई सारे तो बीमारी से मर गए और कई सारे वर्षा नहीं झेल पाए। और इसी का फायदा उठा करके वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे उन लोगों ने पत्थरों से भी मार मार कर इनको भगाना शुरू कर दिया, गोरिल्ला वार की तरह। तो इन सभी कारणों से ये अभियान भी अंततोगत्ता असफल रहा, सिवाय कुछ जो मैदानी इससे सटे हुए इलाके थे उन इलाकों को जीत करके इसने सल्तनत में मिला लिया था। अब यानी कि पूरी हालात आप लोग समझ रहे होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हालात आर्थिक रूप से कितने खराब होते चले जा रहे हैं।
तो इसलिए उसने क्या किया कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी 5वीं योजना लाई। वो थी दोआब में भू राजस्व में कर वृद्धि। यानी कि दोआब का जो क्षेत्र है, मतलब कि गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसलिए यहाँ पर उसने सोचा कि कुछ टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उस टैक्स से कुछ न कुछ आर्थिक भरपाई की जा सकती है। लेकिन वो बढ़ोतरी भी इसने ज़्यादा नहीं की थी, मात्र 1/10 से 1/20 के बीच में की थी। लेकिन किस्मत ऐसी कि उसी वर्ष अकाल पड़ गया, और जिससे यह योजना भी लगभग असफल हो गई। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। हालत ये हो गई कि किसान टैक्स देना ना पड़े, इसलिए अपनी खड़ी फसलों को ही आग लगाना शुरू कर दिए। तो इन सारी समस्याओं से ये योजना भी लगभग दैवीय कृपा से, आप कह सकते हैं ईश्वरीय प्रकोप से, ये उसकी योजना भी विफल रही। और उसका जो खजाना है, जो आर्थिक स्थिति है, वो बिल्कुल ही डावाडोल होने लगी। और इसी का बाद में कई राज्यों ने फायदा उठाया, और धीरे धीरे करके कई सारे स्वतंत्र राज्य इसके शासनकाल के दौरान उभर कर सामने आने लगे। ठीक। नेक्स्ट है कि इसी अकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी, जो इसने खुद बनवाया था, वहाँ पर लगभग 2.5 वर्ष खुद व्यतीत किए। आप समझ सकते हैं कि सुल्तान को खुद दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। यानी कि जो अकाल था, उसके चलते जो महामारी फैली, वो इतनी भयानक थी कि सुल्तान भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, और उसको दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। तो अकाल भी जो पड़ा वो काफ़ी भीषण था। तो ये था पूरा 1325 से 1335 तक का पूरा कार्यकाल, जिन बीच में ये सारी 5 योजनाएं इसने लाई, और धीरे धीरे करके वो सभी योजनाओं में विफल होता चला गया। अब हम बात करते हैं 1335 से 1351 के बीच का मोहम्मद बिन तुगलक का काल। तो ये पूरा जो है विद्रोहों से भरा हुआ काल रहा, और सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुए इस बीच में, वो हुए दक्षिण भारत में। इसीलिए दक्षिण भारत में ही हम प्रमुख रूप से इसके समय 3 राज्यों को स्वतंत्र रूप में पाते हैं। यानी जिन्होंने 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करी। पहला था मदुरई, दूसरा बहमनी, और तीसरा विजयनगर। तो इनमें सबसे पहले जो हुआ 1334 के आसपास मदुरई, 1336 में विजयनगर, और 1347 में बहमनी। तो ये तीनों राज्य आप लोग याद रखना जो इसके समय पर स्वतंत्र हुए। ठीक है। दक्षिण भारत में ही क्यों हुए? क्योंकि वहाँ के जो अमीर सादा थे, अमीर सादा अभी हम लोग देखते हैं, इसने वहाँ दक्षिण भारत में अमीर सादाओं की नियुक्त की थी 100 गांवों पर एक अधिकारी की। उन लोगों ने भी यहाँ के जो शासक थे विद्रोह करने शुरू कर दिए, और उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सारे राज्य स्वतंत्र हो पाए। यानी कि उसके खुद के अधिकारियों ने भी सहयोग देना बंद कर दिया, और इन्हीं असहयोग की स्थिति के कारण उसके समय में राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होने लग गए। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा जो कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो सबसे पहला इसने क्या था कि उलेमाओं को, इसने इससे पहले के शासन में हमने देखा था कि उलेमाओं की ये बातें नहीं मानता था। जो इसको समझ में आता था ये वही करता था, और धर्म के अनुसार काम करने के ये बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं खिलाफ था। ठीक है। राजनीति को जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को अलग रखा, उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजनीति से धर्म को अलग रखने का प्रयास किया, और इसी के चलते जो उलेमा वर्ग है वो खासा नाराज हुआ इससे। तो इन सारी विद्रोहों की स्थिति में इसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि उलेमा वर्ग को संतुष्ट कर सके। और क्योंकि अगर उलेमा वर्ग संतुष्ट हो जाता है तो जो भी मुस्लिम प्रजा है वो शासक के पक्ष में हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उसकी स्थितियां सुधरेंगी। तो इसी के चलते उसने क्या किया कि उस समय के जो मिस्र के खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, उनसे इसने अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं कि उस समय अब्बासी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1258 में हलाकू खान ने, जो मंगोल शासक था, उसने खलीफा की हत्या कर दी थी। उसके बाद से खलीफाओं का लगभग अता पता नहीं था। लेकिन इसने 11 वर्ष बाद मिस्र में जाकर के उस अब्बासी खलीफा को ढूंढा, और उससे
अनुमोदन प्राप्त किया और उसके उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली लाकर उसने सम्मानित भी किया और साथ में खुतबे में भी नाम पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? खुतबा होता है कि ईद के समय या जुमे की नमाज के समय पैगंबर के साथ साथ एक पूरा जो प्रमुख लोग होते हैं इस्लाम में उनके नाम लिए जाते हैं और उसके बाद शासक का नाम लिया जाता था। ठीक है, तो वो होता था खुतबा पढ़ना। तो उसी में खलीफाओं का नाम पढ़ना एक वो रस्म मानी जाती थी जो कि उसने फॉलो की। फिर उसने क्या किया कि क्योंकि आपने अकाल अकाल देखा तो अकाल की वजह से खेती बाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसने खेती में सुधार करने के लिए एक नया विभाग बनाया जो था दीवाने अमीरे कोही। ठीक है, ये कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, और ज़्यादातर अब ये एक तरह से आप ये मान लो कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है। साथ ही इसने क्या किया था, किसानों को तकावी तकावी का मतलब होता है ऋण। आजकल कृषि क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण देती हैं सरकारें ताकि वो अपनी खेती में सुधार कर सकें और अच्छी खेती कर सकें। तो इसी प्रकार का कार्य किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसानों को ऋण प्रदान किए। बाद में देखेंगे कि हम फिरोज शाह तुगलक के समय उसके जो उसका जो वजीर था खाने जहां तेलंगानी, उसके कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे तकावी जो हैं यानी कि जो कृषि ऋण थे वो माफ़ कर दिए थे। जैसे कि अभी सरकारें किसानों का ऋण माफ़ करती हैं, उसी प्रकार से बाद में भी माफ़ कर दिया गया था। एक चीज़ इसने की थी जो नई थी, वो ये थी कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए इसने एक अकाल संहिता का निर्माण किया था और ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। अकाल संहिता मतलब एक पूरा नियम बना दिया था, अध्यादेश जैसा बना दिया कि अकाल की स्थिति में क्या क्या कार्य करने होंगे। तो ये अकाल संहिता पूरी बनवाई इसने और ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान बना। नेक्स्ट, उसने उस्र और जक़ात को छोड़कर लगभग सारे कर समाप्त कर दिए। 100 गांवों पर अमीराने सादा, जो अभी हमने बात की, अमीराने सादा एक प्रमुख अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति की थी जिन्होंने दक्षिण भारत में विद्रोहों में खासी भूमिका निभाई। अब इसके कुछ धार्मिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं। धार्मिक रूप से जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बहुत ही सहिष्णु था और इसकी सहिष्णुता का वर्णन जो है इसामी ने किया है। उसने कहा है कि वह पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों जैसे होली आदि में भाग लिया। और उसका एक उदाहरण धर्म संबंधी नीतियों का मिलता है नगरकोट अभियान के समय, जहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं जब हम फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और साथ ही उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। अब इसके अलावा हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान जिन प्रभा सूरी तथा राजशेखर का भी उसने सम्मान किया, उनको भी अपने दरबार में रखा। तो धार्मिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो एक उदार शासक था। इसके समय एक प्रसिद्ध यात्री मोरक्को का जो था इब्न बतूता 1333 में आता है और उसे भी इसने काफ़ी सम्मानित किया और दिल्ली में काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। 1342 में इसने इसे अपना राजदूत बनाकर चीनी सम्राट तोगन तिमूर के दरबार में भेजा और वहीं से ये वापस लौट गया था। तो ये था पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1351 सिंध का अभियान, सिंध का विद्रोह जो था, इसके शासन का अंतिम विद्रोह था जिसका ये दमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ और इसी के साथ 1351 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने अर्श से फर्श तक का पूरा सफ़र तय किया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।